तो देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों का, अपने साथ जुड़ने वाले दर्शकों का, पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक की वोटिंग के आधार पर तय करते हैं कि वो किस विषय पर बहस देखना चाहते हैं। हम उन्हें 3 टॉपिक देते हैं जिनमें से वो एक का चुनाव करते हैं और इसी बहस में पब्लिक के मंच के जरिए जुड़कर हमारे मूर्धन्य दर्शक बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं, उसे धार और रफ्तार देते हैं। आज पब्लिक के मंच में हमारे साथ भरत काचरू साहब जम्मू से जुड़ेंगे, मेरे साथ रितिका सारस्वत गुड़गांव से जुड़ेंगी, मेरे साथ अजय कुमार गोरखपुर से जुड़ेंगे और मेरे साथ नजीम खान गाजियाबाद से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज किस विषय को आपने बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज आपने कश्मीर में की शांति से बौखलाए आतंकी कैसे फैला रहे हैं दहशत, इसे बहस का मुद्दा 55% वोटों के साथ बनाना चाहा है। श्रीनगर में आज क्या हुआ? श्रीनगर में आज बाकायदा टीआरएफ के आतंकवादी, द रेजिस्टेंट फ्रंट के आतंकवादी, जो कि आईएसआई का एक फ्रंट है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक फ्रंट है टीआरएफ, जिसके आतंकियों ने ईदगाह के पास एक स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और एक टीचर की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले उनका आईडी कार्ड देखा गया, ये देखा गया कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। जब उन्हें मालूम हुआ कि सुपिंदर कौर एक सिख हैं और साथ ही साथ दीपक चांद एक कश्मीरी पंडित हैं, तो उन्होंने आव देखा ना ताव और इतनी गोलियां बरसाई कि मौका वारदात पर दोनों की मृत्यु हो गई। 5 दिन में 7 आम आदमियों की हत्याएं कर चुके हैं आतंकवादी। सवाल यह है श्रीनगर में ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल यह है कश्मीर में शांति का दुश्मन पाकिस्तान आखिरकार चाहता क्या है? क्योंकि 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर में जिस तेजी से शांति आ रही है उसका दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक है, पाकिस्तान। इसीलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर बड़ी बहस होगी। पाकिस्तान से भी मेहमान जुड़ेंगे, हिंदुस्तान से भी हमारे तमाम साथी मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज क्या कुछ हुआ श्रीनगर में। 3 दिनों में 5 आम नागरिकों की हत्याएं। घाटी में व्यापारियों, टीचर और आम नागरिकों की हत्या कर आतंकी घाटी में माहौल बिगाड़ने की गहरी साजिश कर रहे हैं। श्रीनगर के सफा कदल इलाके में एक सरकारी स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और टीचर दीपक चंद की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है उनको टारगेट किया जा रहा है, कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। साफ है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद लगातार अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। ये एक साजिश है ये दिखाने की कि कश्मीर में आपसी जो मेलजोल, जो आपस में जो लोगों का प्यार मोहब्बत जिसके साथ लोग रहते नहीं हैं, जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान के इस गायराना आतंकी करतूत से आम लोग भी आक्रोशित हैं। गन्स ही चला सकते हो क्योंकि आपकी औकात ही उतनी है भैया। घाटी के नेताओं ने भी इन आतंकी हमलों पर प्रतिक्रिया दी है। वक्त आ गया है कि दुनिया के सभी देशों को मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन करना चाहिए। हमारा सर शर्म से झुक रहा है, आज शर्म आ रही है, क्या हम इसी जगह से हैं? हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। 5 अक्टूबर को आतंकियों ने 3 हमले एक के बाद एक किए थे और आज भी टीचरों को मौत के घाट उतारा है। साफ है पाकिस्तान ने अपना नया आतंकी चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। ये जो टेररिस्ट बने हुए हैं, इन्होंने आईएसआई के कहने पे एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी सिलेक्टिव किलिंग हो रही है पिछले 2 दिनों से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीर को लेकर हाई लेवल बैठक की। देश की बहस में चर्चा है कि घाटी की शांति पाकिस्तान और उसके भेजे आतंकियों को रास नहीं आ रही। अब वक्त आ गया है कि आतंकियों और उनके सरपरस्तों को करारा जवाब मिले। तो आज पाकिस्तानी पैनलिस्ट से 2 टूक सवाल होंगे कि कश्मीर में अब आपकी दाल नहीं गल रही, इसलिए क्या आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों के साथ मिलकर? इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है
नए कश्मीर की शांति क्या पाकिस्तान भंग करना चाहता है? यस और नो में आप अपना जवाब दे सकते हैं। आप अपनी राय, अपना जवाब हमें वेबसाइट पर भेज सकते हैं, मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर भी आप अपना मत दे सकते हैं। शो के दौरान अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह जुड़ गए हैं, जम्मू कश्मीर के बड़े नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं सरकार के अंदर। मेरे साथ RSN सिंह साहब हैं, जाने माने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। शाजिया इल्मी है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ आरती टिक्कू सिंह है, पत्रकार हैं और खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। मेरे साथ आरजू काजमी है जो कि एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं। मेरे साथ मायद अली साहब हैं, पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट हैं। मेरे साथ थोड़ी ही देर में आरिफ अब्बासी साहब जुड़ेंगे जो कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इमरान खान की पार्टी है उसके। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर निर्मल सिंह, आपको क्या लगता है? सबको पता है इसके पीछे पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है? क्योंकि 370 पर फेल हो गया, 35A पर फेल हो गया, अब उसकी दाल नहीं गल रही कश्मीर के अंदर। दीपक जी, बिल्कुल आपने सही कहा। यह पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार है, जिसकी बौखलाहट से वो ये सारा गरीबों को मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, टीचर को मार रहे हैं। जो उन्हीं बच्चों, जिन कश्मीरियों की वो बात करते हैं, उन्हीं के बच्चों को जो पढ़ाते थे कश्मीरी मुसलमानों को, उस ऐसी टीचर को मार दिया, ऐसे टीचर जो मेल टीचर को मार दिया। आपने मक्खनलाल जो है बिंद्रू को मारा है, जो मिलिटेंसी टेररिज्म में भी वो आया नहीं, क्योंकि 4 जंगे पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ला दी, नाकामयाब रहा, मुंह की खानी पड़ी। 93,000 फौजियों को सरेंडर करना पड़ा। फिर उन्हें कारगिल में आके घुसा अंदर, उसके बाद फिर उसको मुंह की खानी पड़ी। फिर उसने प्रॉक्सी वार शुरू की। अभी गिड़गिड़ा रहा है कि यहां पर सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर करवाया और उसके बाद साथ साथ जो है अंदर ऐसे जो पिट्ठुओं के साथ, पहले उसने कहा कि हम सुरक्षा बलों से लड़ेंगे, टेररिस्ट कहते थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट, तो पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक करके उसको सबक सिखाया, बेइज्जत किया पूरी दुनिया के सामने। और आज वो जो है किराए के पिट्ठुओं। ठीक है, निर्मल सिंह जी का संपर्क कट रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बात कह दी कि किराए के पिट्ठुओं से दहशत पाकिस्तान करा रहा है क्योंकि उसकी दाल गलना बंद हो गई है। सीधे चलते हैं मायद अली साहब के पास। मायद अली साहब, आज आपने 2 टीचरों को मारा, उनका ID कार्ड देखकर, ये देखकर हिंदू हैं मुसलमान, पढ़ाते तो कश्मीरी बच्चों को ही थे ना। ऐसे टीचर्स को मारकर क्या हासिल हो जाएगा आतंकियों को और उसके आका पाकिस्तान को? देखिए, दहशतगर्दी कहीं भी हो मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकता। माफ़ कीजिएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इसमें कोई बराबरी है। हमारे यहाँ 15 अगस्त से जब से हुआ है अफगानिस्तान का मामला, तकरीबन 153 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं या आप उनको मारे गए, जो भी कहें। और जो आपके यहाँ हुआ है, आप कह रहे हैं 5-7 लोग 2-3 दिनों में गए हैं, तो ये बहुत मैं तो इसको बिल्कुल हमेशा से ही इसको कंडेम करता हूँ बहुत बुरी तरीके से, जिसने भी किया है। और ना ही मैं इसको कोई तरीका समझता हूँ कि ये कोई तरीका है कि आम एक इंसान को, और ख़ास तौर पे ये तो पढ़ाने वाले लोग थे, उनको मतलब आम कोई लड़ाई नहीं होती। दहशतगर्दी में भी कोई थोड़े कोई मतलब जिनको हम कहते हैं कि चले आपका कोई टेररिस्ट आउटफिट आपके लिहाज से है या कुछ है, वो है फ्रीडम फाइटर है। फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो आम लोगों को नहीं मारते। वो अगर उन्हें लड़ना होता है तो वो सुरक्षा जो बल होते हैं उनसे लड़ते हैं, और लड़ना अगर बनता है तो उन्हीं से लड़े या प्रोटेस्ट करें, जो कर सकते हैं। पर ये तो पाकिस्तान की पॉलिसी रही है। 90s में उसने कश्मीरी पंडितों को मस्जिद से अनाउंसमेंट करवा के मार डाला, इतना जहर घोला, और पाकिस्तान उसके पीछे था, नारे लगते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के वहां पर। देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना तो चले लग जाते हैं, वहाँ होंगे कोई लोग ऐसे जो पाकिस्तान के हक में होंगे और जो चाहते होंगे कि पाकिस्तान से उनका इल्हाक हो जाए। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अगर ऑर्गेनाइज्ड इस वक्त ख़ास तौर पे ऑर्गेनाइज्ड किस्म का कोई अटैक इंडिया पे करने की पोजीशन में है, या उसको करना चाहिए या प्लान करना चाहिए। और मैं नहीं समझता, मेरा ख्याल है कि ये जिस तरीके से जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बिल्कुल ना समझिएगा मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मगर जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये है
कि कोई लोग जो डेस्परेट थे, जो 370 की धारा की वजह से बली हैं, कहीं आपस में थोड़ा बहुत गन तो चलाई कोई ना कोई लेता है, तो वो कोई ये काम कर रहे हो। ये ऑर्गेनाइज्ड अटैक मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है टेररिस्टों का अटैक करने का। बहरहाल जो भी है मैं इसको कंडेम करता हूँ और मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आम शहरी के ऊपर हाथ उठाना, या इवन अगर लड़ना है तो फिर सीधा होकर लड़ना चाहिए। इस तरीके से लड़ाई भी मेरी नज़र में कोई नहीं। हमारे भी हमारे यहाँ इल्ज़ाम लगता है भारत के ऊपर कि जी हमारे यहाँ भारत जो है वो करवा रहा है, TTP के थ्रू करवा रहा है। मैं ये समझता हूँ जहाँ भी टेररिज्म हो रहा है मैं उसको स्ट्रिक्टली बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। महमद अली साहब, आपने तो ये कह दिया, लेकिन शाजी आपको लगता है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, क्योंकि एपिक सेंटर टेररिज्म का तो पाकिस्तान है, ये पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी जो हुआ है बहुत ही अफसोसनाक है और लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहे हैं। हमने देखा जो हमारे कश्मीरी हिंदू भाई हैं, उनकी कुलदेवी के मंदिर में भी बाकायदा सजावट होने के बाद जिस तरह से मट्टन गांव में जो पहाड़ पे स्थित मंदिर है वहाँ पे भी बाकायदा हमला हुआ, ठीक ठेस पहुँचाने की जज्बाती तौर पे कोशिश हुई, और आजकल में हम देख रहे हैं कितने हमले हुए हैं। तो ये जानबूझ के एक फिरका परस्ती का माहौल बनाने के लिए और बिल्कुल इनोसेंट लोगों को मारकर एक बहुत ही ख़राब माहौल बनाने की कोशिश है। और हमने खुद सुना है इमरान खान को बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में भी जो उनकी जो तकरीर थी BJP के खिलाफ और RSS के खिलाफ, और किस तरह से हिंदू फोर्सेस जो हैं बाकायदा किस तरह की सोच रखती हैं और इस तरह की बातें करते हुए, तो मुझे लगता है एक तरीके का जो एक माहौल बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि एक मेजॉरिटेरियन तरीका है और एक संगठित तरीके से ये हो रहा है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप देखें जिस तरह से आप 1.5 साल में देखें, और अगर आप देखेंगे 23 लीडर्स BJP के हैं और ये टारगेटेड किलिंग्स हैं, और ये तो बाकायदा इनोसेंट्स हैं। ये तो इनका तो कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, चाहे कोई केमिस्ट हो या कोई खिदमतगार हो या कोई टीचर हो। और हम सब जानते हैं कि क्यों हो रहा है ये, और इससे ज्यादा अफसोसनाक कोई चीज नहीं हो सकती है। बिल्कुल सही कहा शाजिया। और वीरेंद्र पासवान, एक भाई गोलगप्पे बेचने वाले, उनसे पाकिस्तान को क्या डर? आरिफ अब्बासी साहब, आप अपने देश की फिक्र करिए ना। कश्मीर में आतंक फैला के, आम लोगों को मार के, टीचरों को मार के, केमिस्ट को मार के, गोलगप्पे वाले को मार के पाकिस्तान को क्या मिल जाएगा बताइए? दीपक देखें, जहाँ भी कोई इंसानी जान जाती है हम तो समझते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। कोई ज़ियल शऊर शख्स किसी भी इंसानी जान के ज़िया पे खुशी नहीं महसूस करता। हर इंसान अगर उसमें इंसानियत है तो उसको दुख होता है कोई बेगुनाह कहीं भी अपनी जान से जाए। लेकिन इसमें कुछ जो पॉलिटिकल एंगल से आप या कोई भी इसमें शामिल करता है पॉलिटिकल एंगल, तो सियासी तौर पे हम ये समझते हैं कि इस टाइम इंडिया में किसानों के साथ जो कुछ हुआ, किसान में कहाँ पहुंच गए साहब? आप ये बताइए, 2 टीचरों को क्यों गोली मारी ISI से जुड़े हुए आतंकवादियों ने? बताइए आप कहाँ पहुंच गए किसानों पर? ये बताइए ना, ISI से जुड़े हुए TRF के आतंकवादियों ने 2 टीचरों का आई कार्ड देखकर गोली क्यों मारी? अवाम में सख्त एहतिशाल, इस टाइम इंडियन अवाम में सख्त एहतिशाल पाया जाता है, गुस्सा पाया जाता है बीजेपी हुकूमत के बारे में। वो किसानों के कत्ल के बाद तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, ये तवज्जो दूसरी तरफ करने के लिए इस किस्म के क्या आरिफ अब्बासी साहब अपने घर की फिक्र करिए ना साहब, अपने घर की फिक्र करिए। निर्मल सिंह जी, ये आरिफ अब्बासी साहब बात को कहां से कहां घुमा रहे हैं? बताइए इनको, बताइए। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, हर इंसान को अदालत न्याय देती है। आपके यहाँ का ठोक तंत्र नहीं है यहाँ पर। नहीं, जब तक निर्मल सिंह साहब में ये जो इनकी हिपोक्रेसी है, ये पाकिस्तानी जो है ये ऐसी ही भाषा बोलते हैं और पाकिस्तान जो टेररिस्ट का जो एजेंडा है उसको सपोर्ट करते हैं। बाहर से तो ये अपना पोस्ट करते हैं कि हम इंसानियत के हक में। आरिफ साहब रुक जाइए, आरिफ साहब रुक जाइए, आपने अपनी बात कह ली, आपने किसानों की बात कह ली, जवाब ले लीजिए। जो दहशतगर्दी का मौजूद है बरसगीर में, वो देखिए ये पाकिस्तानियों की यही हिपोक्रेसी है। वो जो मक्ती बानी बनी थी, उससे पहले
अरे भाई एक महिला ने, एक औरत को महिला टीचर से उसका क्या लेना देना किसानों से? अरे आप में दम है तो और सामने से लड़ो ना। आपके 93,000 फौजियों को सरेंडर करवाया था हमने। हमारी सुरक्षा बल है। आपको जो है पुलवामा में किया, हमने घुस के मारा आपको। यूपी के आपको दम नहीं है। यहाँ गिड़गिड़ा के आपको सीजफायर करवाया, गिड़गिड़ा के बाद में गिड़गिड़ाया बॉर्डर के ऊपर, और अंदर से आप इस तरीके की घिनौनी हरकतें करो। पाकिस्तान जो है उसको ये इससे अंजाम का। ठीक है आरिफ अब्बासी साहब, लगातार मत बोलिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा। आप हमारे पैनलिस्ट हैं, आप हमारे गेस्ट हैं, लगातार मत बोलिए। सिंह साहब के पास जाऊंगा। सिंह साहब बताइए, इनको बताइए कि यूपी और कश्मीर का कोई लेना देना नहीं, और ये जो टीआरएफ है ये तो ऐसा ही का मोहरा ना, लश्कर और जैश के अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वर्कर को मिलकर ही बनाया इन्होंने। दीपक जी, ये पाकिस्तानी जो एजेंडा है, जो उसका जो मंसूबा है, उसका ही पार्ट है। ये स्ट्रेटेजी बदली है। ठीक है सिंह साहब आइए आप। ये उससे जो स्ट्रेटेजी बदली है, जब पुलवामा किया इन्होंने तो ये तब ये कहते थे कि सुरक्षा बलों के ऊपर अटैक करेंगे। जब उनको मुंह की खानी पड़ी, उनके अपने लोग मरवाए, इनके जो टेररिस्ट मारे हमने जाके, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बदली है। और आज अब मुस्लिमों को मार रहे हैं, कश्मीरियों को मार रहे हैं। ये वो लोग जो है कि हिंदुस्तान का झंडा उठाया, भारत माता की जय बोली, तो इनको गवारा नहीं होता। ठीक है असेंबली में सिंह साहब बताइए, ऐसे लोगों को चुन चुन कर क्यों मारा जा रहा है जो भारत माता की जय बोलते हैं, हिंदुस्तान का तिरंगा उठाते हैं? क्या इसके पीछे पाकिस्तान नहीं है? आरिफ अब्बासी साहब कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुने। आरिफ साहब रुक जाइए। सिंह साहब जवाब देंगे प्लीज। सिर्फ आरएसएन सिंह साहब की आवाज। ये देखिए, जो अफगानिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है पाकिस्तान की मदद से, तो ये जानी हुई बात थी कि ये अभी दहशतगर्दी में इजाफा होगा। हिंदुस्तान में ही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर में ही। आपको मालूम है ना कि उनके जो पाकिस्तान स्पोक्स पर्सन, ये अफगानिस्तान तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है मुजाहिद, उनकी माता का वो मेमोरियल सर्विस हो रहा था, और वहाँ के मस्जिद के बाहर में ब्लास्ट हुए, 5 लोग मारे गए। बदकशा के प्रोविंस में वहाँ एक बटालियन सुसाइड बॉम्बर्स की खड़ी की गई है। वहाँ पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोल रहा है वहाँ के हुक्मरान को कि आप शरीयत लगाइए, नहीं तो हम आपसे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं हमारे और आपके लिए। वो अफ़गानिस्तान है या पाकिस्तान है या यहाँ पे अगर जिहादी नज़रिए से देखें तो ये सारा, ये बाउंड्रीज़ का कोई इनके लिए मतलब नहीं होता, ये हकीकत। अब 30 साल के बाद वही बात हो रही है, और बड़ी गंभीरता से मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान के भी लोग सुने, उनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं। 30 साल के बाद वही चीज़ हो रहा था जो हमने उस समय देखा था जब हिंदुओं का वहाँ पलायन हुआ था, आज से 30 साल बाद। 30 साल के बाद क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ निकाले, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, मिलिटेंट। आप ये सब टर्मिनोलॉजी से दुनिया को ये जताना चाहते हैं कि ये कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, कुछ लोग हैं अफ़गानिस्तान में, कुछ लोग हैं हमारे, हो सकता है हमारे यहाँ भी, जो इसमें शामिल है। इनको ख़त्म कर दो, रास्ते से हटा दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बाकी मदरसों की तो कोई गलती है ही नहीं। बाकी तो मस्जिदों में क्या बोले जाता है, उसमें वहाँ तो कश्मीरियत सिखाई जाती है साहब, मदरसों में मोहब्बत सिखाई। ये थोड़े लोग हैं, इनको बस आप निकाल दो, इनको मार दो, इनको खा, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सब चीज़ वैसे ही चला रहेगा। आपने ये जो 2 स्ट्रीमिंग किया है ना अपने सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम का, उसी का आप भुगत रहे हो। मैंने सुइसाइड बॉम्बर्स का क्यों नाम लिया? ये लोग हैं कौन? ये फिदाइन हैं, सुइसाइड बॉम्बर्स। ये पूरे जितने हमारे सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम के जो ये जितने ये मौलवी हैं, मौलाना हैं, लीडर्स हैं, उनसे आप पूछो, वो ये कभी नहीं कहेंगे कि ये सुइसाइड बॉम्बर्स जो है, इस तरह का मास कैजुअल्टी करना
ये इस्लाम में हराम माना जाता है, आप किसी के मुंह से नहीं सुनोगे। वो केवल बोलेंगे कि हमारे स्क्रिप्चर्स में ये लिखा हुआ है कि अपनी जान लेना बिल्कुल वर्जित है। तो ये आपकी माइंडसेट है। अभी प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्यों कहा शरीयत का और टीटीपी का ये जो कह रहे हैं कि रॉ और ये करवा रहा है। साहब, तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या मांग रहा है इनसे? उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं बात करेंगे। हम बोले उनको शांति नहीं चाहिए, शरीयत लगाओ। उनका भी कहना ठीक है, आप इस्लामिक कंट्री हो, शरीयत लगाओ, क्योंकि आपका एक इस्लामिक कंट्री में कानून बनाने का हक सिर्फ अल्लाह का है और लेजिस्लेशन का हक केवल प्रॉफिट मोहम्मद को था। ये बिल्कुल, मैं स्क्रिप्ट बिल्कुल सही बोल रहा हूं। इसलिए आज पाकिस्तान में आज इनकी सबसे ज्यादा समस्या क्या है कि पाकिस्तान वर्सेस इस्लाम चल रहा है इनके यहाँ। और है साहब कि देखिए, ये रेसेस जो होती है ना, रेसेस ठीक है, दब सकती हैं, रेसेस कभी मरती नहीं है। रेसेस भूली जा सकती हैं, लेकिन एक मिनट, वो आपके जहन में वो स्लम्बर करती हैं और ये उठ के ये अपने आप को वो सरफेस करता है, सर्ट करता है। और आज पाकिस्तान का पंजाबी जो है, उसका जो रेसिज्म जो है वही असर्ट कर रहा है। और अगर इन्होंने शरीयत लागू किया पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे साहब। पाकिस्तान, क्योंकि जो बलूची और सिंधी हैं वो इस ब्रांड ऑफ इस्लाम को नहीं मानते, तो समस्या ज्यादा बड़ी है। समस्या ज्यादा बड़ी है। ये केवल ये चंद लोग, ये बहके हुए लोग, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये रेडिकल है। फॉर गॉड सेक, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट वेस्ट अदर टाइम। जो भी इस चीज को बोलता है, और हमको पाठ ना पड़े, हम लोग भुगते हुए लोग हैं। हमको आपसे लेक्चर नहीं चाहिए इन चीजों पे। आप इनसे पूछ लीजिए पाकिस्तानियों से कि शरीयत के बारे में क्या बोलते हैं। आरजू मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान में तालिबान के बाद क्या उसका फ्रस्ट्रेशन अब वो कश्मीर में निकालना चाहता है इन भाड़े के टट्टुओं के साथ? देखें, ये जो 5 लोग अनफॉर्चुनेटली आज जो मारे गए हैं, जो शहीद किए गए हैं, उनमें एक, जहां तक मैंने सुना है, एक मुसलमान भी थे। तो जो उनसे ये बोला जा रहा है क्यों उठा रहे भारत का झंडा? अर्जुन से ये भी कहा जा रहा है क्यों उठा रहे हैं भारत का झंडा? क्योंकि आम मुसलमान अब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का नहीं, भारत का झंडा उठा रहा है। उन्हीं को मारा जा रहा है जो भारत का झंडा उठाते हैं। देखें, ये चीज तो यहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आराम से रहें या उनमें किसी किस्म के रिलेशंस बेहतर हो। वो ये काम करते रहेंगे कि जब तक पाकिस्तान यहाँ पर कंट्रोल नहीं करेगा अपने मदरसों के ऊपर, जहाँ से ये सो कॉल्ड जिहादी निकाले जाते हैं, जहाँ उनको ये सिखाया जाता है बच्चों को कि कोई भी दूसरा मजहब जो है उससे नफरत सिखाई जाती है, और ये जानी पहचाने लोग जो टीवी पर और सोशल मीडिया पे आके गज़वा हिंद की बात करते हैं, जब तक इस किस्म की चीजों को सख्ती के साथ रोका नहीं जाएगा, ये चीजें इसी तरह से होंगी, ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। जहां तक सुसाइड बॉम्बर्स की बात हुई है, तो कभी किसी ने, के टेररिज्म के पीछे ऐसा है पाकिस्तान के हुक्मरान है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान के हुक्मरान है। मैं ये कह रही हूँ कि कोई यहाँ की जिहादी तंजीमें जरूर हो सकती हैं। अगर आप चेक करें तो हो सकता है पता चले, लेकिन ये जरूर है कि आपको हो सकती नहीं है। मेरे एक दर्शक भरत काचरू जम्मू से जुड़ गए हैं। भरत, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की तंजीमें टारगेटेड किलिंग के पीछे नहीं है? बताइए सर। सबसे पहले मैं कल की और परसों की जो किलिंग्स हुई उनको श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और उनके फैमिली के प्रति मैं संवेदना प्रकट करता हूं। दूसरी बात यह है कि यहाँ सिर्फ पाकिस्तान के बारे में डिबेट हो रहा है। पिछले 70 साल से सिर्फ कश्मीर पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कश्मीरी पंडितों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। हमारा क्या कसूर है? मैं आज कश्मीरी आवाम से, मैं आज कश्मीरी पॉलिटिशियन से यह पूछना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडित का क्या कसूर है? एक टारगेट किलिंग क्या हो रहा है? दीपक जी, आज की डेट में 90 से 72 पोजीशन है। 90 में पोजीशन अलग थी, आज उससे भी 72 पोजीशन है। इतना डिजिटल इंडिया होने के बाद हमें यह आश्वासन दिया गया पिछले 1 साल से कि नया कश्मीर बन गया। नया कश्मीर क्या यही है? क्या फिर से कश्मीरी पंडितों को और हिंदुओं को और माइनॉरिटी कम्युनिस्ट को चुन चुन के मारा जाता है? कहाँ है हमारे
कहाँ है हमारे कश्मीर की आवाम, क्यों नहीं निकल रहे हैं? हमारा क्या कसूर है? कहाँ है पॉलिटिकल फोरा? कहाँ है हिंदुस्तान के हिंदू कहाँ है? आज कश्मीरी पंडितों की बात क्यों नहीं कर रहा कोई? 30 साल से हिंदुस्तान ठीक है, मैं आप ही का सवाल शाजिया के पास ले जाता हूँ। शाजिया जवाब दे। ये सवाल सरकार पर भी है और ये सवाल बाकी उन लोगों पर भी है जो देश के। उसके बाद आरती के पास जाऊंगा। बिल्कुल, और इनका सवाल बिल्कुल सही है और इसी बहाली के लिए और इसी अमन और शांति को वापस लाने के लिए ही की वजह से ही ये सब किया जा रहा है। और आप आरती से पूछिएगा कि आरती बिल्कुल मेरी बहन है और ये आपको बताएंगी कि क्या कुछ इन पर बीती है। और मेरे इस तरह के बहुत से दोस्त हैं, वो बताएंगे आपको कि क्या इनकी पीड़ा है और क्या इनका दुख है, क्या कुछ इन पर गुजरी है। और आप देखिएगा कि 1.5 साल के बाद जब फाइनली कुछ हो रहा है, कुछ अमन बहाली हो रही है, कुछ चीज़ें लाइन पे लाई जा रही हैं, तो किस तरह से उस माहौल को ख़राब करने के लिए जानबूझ के ठेस पहुंचाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं और बेगुनाहों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। हम सच में शर्मसार हैं, बिल्कुल शर्मसार हैं। हमारे भाई ने जो कहा बिल्कुल शर्मसार हैं। और जो आप आरती जो मेरी बहन है, आप सुनिएगा पर क्या क्या बीती हैं, ये आरती बताएंगी आपको। और एक सवाल जानती हूँ निर्मल सिंह जी से। निर्मल सिंह जी एक कश्मीरी पंडित भाई भरत काचरू जम्मू से जुड़े थे, आप भी उसी इलाके से आते हैं। वो बोल रहे बताइए हम कश्मीरी पंडितों की क्या गलती है, क्या कहेंगे आज उनको? देखिए, बिल्कुल जो वो कह रहे हैं उनकी अंदर की पीड़ा है, यह पीड़ा सभी की है। जब एथनिक क्लींजिंग के मकसद से इस प्रकार का पाकिस्तान करेगा तो वो माइनॉरिटी यही सोचेगी। लेकिन यह पाकिस्तान का एजेंडा है। उसको लगता है कि कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को मारेंगे तो शायद जो केंद्र सरकार कर रही है 317 हटा के, आतंकवादियों को मार के 35 को समाप्त करके, जो उसको इस डिबेट पर लाना चाहते हैं। और जब शांति, अमन, शांति और तरक्की और तामीर की बात जो केंद्र कर रहा है और कोशिशें ही नहीं कर रहा, जो मतलब जबरदस्ती वहां कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, उसके अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मासूमों की हत्या कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। सरकार की जो है जिम्मेदारी है, जहां कहीं कमी रही है उसको पूरा किया जाएगा और जो जिन्होंने ये किया है उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उनको इस जमीन पर रहने का कोई हक नहीं है। और आप देखेंगे जल्दी जो है इसका बदला लिया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, सीधे मैं आरती के पास चलता हूं। आरती, अभी आरजू ने कहा कि भाई ये तो तंजीमें कर रही हैं, सरकार नहीं कर रही है। क्या पाकिस्तान सरकार की स्टेट पॉलिसी टेररिज्म नहीं है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। आरजू ने कई सारी बातें की और मैं एक बात की तो उनको बिल्कुल तारीफ करूंगी कि उन्होंने ये कहा कि मदरसों में बच्चों को, मुसलमान बच्चों को नफरत कराना सिखाते हैं पाकिस्तान, मदरसों में उनको जिहाद कराना सिखाते हैं पाकिस्तान। और उसी की बदौलत जो है पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जितने भी प्रोविंसेस हैं और कश्मीर में ये दहशतगर्दी पिछले 30 साल से चलती आ रही है। तो आरजू जी शायद डर के मारे ये नहीं बोल पाएंगी कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई है जिन्होंने ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स को पनाह दी है, ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स को पैदा किया और उनको बढ़ावा दिया। वो शायद कोई भी पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको याद होगा किसी भी व्यक्ति ने ऐसी कोई बात की पाकिस्तान में तो वो मारा गया। तो जब उन्होंने अपने लोगों को बख्शा नहीं, तो हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कश्मीर में वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भारत की बात करेगा वो उसका सर कलम कर देंगे। ये हमें याद रखना चाहिए। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो है वो सिर्फ हम हिंदुस्तान नहीं कह रहा है कि वो टेररिज्म का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी दुनिया में एक मुहिम चली। जब सितंबर 11 हुआ तभी जाके मुशर्रफ को गिड़गिड़ाना पड़ा अमेरिका के सामने और कहना पड़ा कि हाँ हम टेरर का सफाया करेंगे। लेकिन उन्होंने टेरर का सफाया नहीं किया। उन्होंने टेरर के बदले उन्होंने ये किया कि उन्होंने गुड तालिबान, बैड तालिबान,
गुड टेरर ग्रुप, बैड टेरर ग्रुप, ऐसे उन लोगों ने एक नया सिस्टम क्रिएट किया और आज की डेट में वो लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, जिन पे इंडिया ने काफी स्ट्राइक किए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद उन्होंने एक नया तंजीम शुरू किया। पुराना तंजीम था लेकिन जितने भी इनके पुराने ये आतंकवादी थे वो अल बदर में उन्होंने फिट किए और वो अल बदर के जो जितने आतंकवादी है वो पिछले कई सालों से इन्फिल्ट्रेट होके कश्मीर में आ चुके हैं। तो ये हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान को बिहेव नहीं करवाना सिखाए हम, जब तक पाकिस्तान की जो ये पॉलिसी है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब तक इस पर कोई लड़ाई नहीं होगी और क्लियर टर्म्स में इंडिया ये पाकिस्तान को ये कन्वे नहीं करेगा कि हमें ये मंजूर नहीं है, तब तक ये ड्रामा चलता रहेगा पाकिस्तान का। सीमा पार आतंकवाद, इसी बात पर 2001 में आगरा समिट टूटी थी। मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं। मायद अली साहब बताइए, क्या वहीं से निकलकर आपके मदरसों में जिहाद और नफरती सोच नहीं पढ़ाई जा रही? क्या वहां से आतंकवादी नहीं निकल रहे? और क्या ISI उन आतंकवादियों को अफगानिस्तान और कश्मीर में नहीं भेज रही? बताइए। देखिए, मैं सीधा जवाब दूंगा। पहले तो सिन्हा साहब थे या सिंह साहब थे, पहले मैं उनकी छोटी सी बात करूं, अगर आप मुझे 1 मिनट इजाज़त देंगे। उन्होंने इस्लाम के हवाले से बात की, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात की। मैं कत्तन जानता हूं कि उनको कुछ मालूम नहीं इस्लाम के बारे में जो वो बात करके गए हैं। जो बात उन्होंने की है उसका कोई ग्राउंड नहीं है, वहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जो वो बात करके गए हैं। सर, पूरी दुनिया कहती है इस्लामिक टेररिज्म। मायद अली साहब, पूरी दुनिया कहती है इस्लामिक टेररिज्म। और मुझे बताइए, हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है? मायद अली साहब, ये भी बता दीजिए। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया जो मैं उठाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरजू जी को भी शायद पूरी तरह मालूम नहीं है चीज़ों के बारे में। आप लोग नहीं जानते। अभी अलबदर की बात की है, ये मेरी बहन जो थी आरती, मेरा ख्याल है, उन्होंने, वो भी नहीं जानते कि अलबदर का क्या, कहाँ खड़ा है, अलबदर की क्या हालत है। मैं हैरान हूँ किस तरीके से जो मुँह में आ रहा है चलाई जा रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस्लाम के अंदर कुछ सेक्ट्स इस तरह के हैं जो वायलेंस के अंदर बिलीव करते हैं। मुझे ये बताइए कि 70,000 पाकिस्तानी जो मरा है अपने ही मुल्क के अंदर, जो मारे गए TTP के हाथों, मुसलमानों को मारने का भी हुक्म है? मतलब अजीब बात करते हैं। तालिबान में तो शरीयत के नाम पे मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। मायद अली साहब, आप भूल गए, सीरिया में क्या हिंदुओं को मारा जा रहा है? सीरिया में भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। सुन तो लेना, मुसलमान ही मुसलमान को मारता है शरीयत के नाम पर। आपको नहीं पता? यही TTP कर रहा है आपके यहाँ। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक खास माइंडसेट कि अलबदर कोई नहीं है। आप कैसे इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं? अलबदर इफेक्टिव नहीं है। तालिबान, अलबदर जमाते, सुन लीजिए बीबी सुन लीजिए, अलबदर जमाते इस्लामी का एक, बुलाइए, आप मुझे बीबी करके मत बुलाइए। मेरा नाम आरती टिक्कू है। आरती देवी जी, मैंने बड़ी इज्जत से नाम लिया था। देवी बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। मेरा नाम सिंपल आरती टिक्कू है। मुझे देवी जी बोलने से आप सही नहीं लग रहे। अच्छा चल, मैं माफी चाहता हूँ। हम बेनजीर भुट्टो को भी बीबी कहते हैं, पर ठीक है। आरती सिक्खू आप जो भी हैं, मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि अलबदर जो है वो इनफेक्टिव हो गया हुआ है। ये हिजबुल मुजाहिदीन का हिस्सा था, जमाते इस्लामी का पार्ट है ये। अब आपको अगर नहीं मालूम, आपके हिसाब से तो सब इनेक्टिव है वहाँ पे, सारे टेरर ग्रुप। मुझे बात तो करने देना, आप बात तो करने, तो आप तो बात भी नहीं करने दे रही ना। उनका मायद अली साहब, क्या ये हकीकत नहीं है जितने भी बैन हुए उनको आपने नया नाम दे दिया TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट? ये एक हकीकत है। चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जैश हो, चाहे वो अलबदर हो, चाहे वो जमात इस्लामी हो, अब तो नया नाम हो गया सबका। भाई आप बड़ी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं समझ रहे हैं। आप क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं समझ रहे हैं। जमात इस्लामी में तमाम सेक्स के लोग आते हैं।
वो लोग उनके लिए इकट्ठे वो है वहां पर। जबकि जिन सेक्स की मैं बात कर रहा हूं वो स्ट्रिक्टली 2 फैक्शन से निकलते हैं। अल बदर का कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों के साथ, और अल बदर इनफेक्टिव हो गई थी अफगानिस्तान में भी लेटली और कश्मीर में भी। तो इनको अगर नहीं पता तो मेरे से पूछ लें। हरकतुल नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ, आपको पता नहीं है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के बारे में आप मुझे बताएंगी? आपके आतंकवादी जो ग्रुप थे, आपको उनके बारे में मालूम नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जैशे मोहम्मद मालूम नहीं है? मैं ये काम करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं भी यही काम करती हूँ। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, 20 साल से आप पाकिस्तान में नहीं करती ना? ग्राउंड पे काम किया है। आप पाकिस्तान आके कीजिए। 20 साल काम किया है ग्राउंड पे, तो आप मुझे क्या सिखाएंगे? मैं आपको बताती हूँ, जैशे मोहम्मद आपको पता ही नहीं है। आपको ही नहीं पता, वही तो कह रही हूँ। आप तो पाकिस्तान में बैठे, आपको अगर आपको जमात इस्लामी, अगर आपको जमात इस्लामी और जमीयत जानती हूँ, जमात इस्लामी की जो टेरर विंग है वो हिजबुल मुजाहिदीन है। आप जरा अपने आप को अपडेट कर लीजिए, आपको नहीं पता है। वही तो किया मैंने, आपको वही तो बता रहा हूँ। सर, सबके नाम बदल गए ना, सबका नाम TRF हो गया है। चलिए, मैं इस डिस्कशन में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इस डिस्कशन में जाना चाहता हूँ बेगुनाह लोगों को क्यों मार रहा है पाकिस्तान। आरपी सिंह साहब, जानना चाहता हूँ क्यों दहशत फैलाना चाहता है पाकिस्तान। उन मुसलमानों को मारेगा जो भारत माता की जय बोल रहे हैं, उन मुसलमानों को मारेगा जो भारत का झंडा उठा रहे हैं, फिर उनको मारेगा ID कार्ड देख देख के जो माइनॉरिटी है, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे सिख बहन हो। देखिए, आपने कहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते, परंतु सारे आतंकवादी मुसलमान होते हैं। एक पार्ट आप छोड़ दे, जितने आतंकवादी है उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान में होता है, ये भी सबको पता है। दुनिया भर में कहीं भी कोई आतंकी घटना घटती है, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है। ये भी एक नोन फैक्ट है, इसमें कोई छुपाई हुई बात नहीं है। मेरे जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी ये बात का पता है, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े टेररिस्ट भी उनके ही पाए जाते हैं, उनके ही वो शरण लेते हैं, ये भी सबको पता है। तो इसलिए अब ये जो मर्जी कहते रहे, जो मर्जी अपना गाना गाते रहे, पर हकीकत ये है इनकी पॉलिसी अब कामयाब नहीं होगी। ये वापस से कोई पॉलिसी अपनी लाना चाहते हैं कि हम वहाँ पे जो मिनॉरिटीज हैं उनको डरा देंगे, जो पंडित हैं या सिख हैं या वहाँ पर कोई और तबके के लोग हैं जो मुसलमान नहीं है, हम उनको मारकर हम वहाँ पर कोई नया किस्म का खौफ पैदा कर देंगे। ये बोल रहे हैं कि ये 1990 नहीं है, और हम 1990 किसी कीमत पे होने नहीं देंगे, ना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर है। मेरी बात नोट कर लेना, अगर शरारत करोगे तो आपको पाकिस्तान में घुसकर उसका जवाब दिया जाएगा, अन्यथा मत लेना बात को, क्योंकि हम अपने यहाँ माइनॉरिटीज को इससे नहीं बनने देंगे कि आप आतंकी भेजेंगे। अगर आप आतंकी भेजेंगे तो आपको वहां जाकर भी जवाब मिलेगा। इस सुनिश्चित है, सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने आगे भी साबित किया और आगे इसको साबित कर दिया था, और जरूरत पड़ेगी फिर वापस से आपको उसका उसी अंत से जवाब मिलेगा। पर एक बात समझिए, मैं निवेदन करूंगा, जो यहाँ पे मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, सुशील भी बैठे हैं, आसिफ भी बैठे हैं, हमको इससे भागना नहीं, इससे डरना नहीं। मैं मानता हूँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार सुनिश्चित इसकी लड़ाई लड़ेगी और 100% ये श्योर करेगी कि कैसे हम मिनॉरिटीज की चिंता करें वहां पर, और मिनॉरिटीज को हम इंश्योर करें कि मिनॉरिटीज वहां पर आए। और आने वाले दिनों में मेरी बात मैं आपके साथ दोबारा आ जाऊंगा दीपक भाई, आज से साल भर बाद, 1.5 साल बाद आप देखिएगा कश्मीरी पंडित वहां पर अपने अपने घरों में जाए, जैसे जैसे कुछ ठीक लगेगा वैसे वहां जाकर रहेंगे। ठीक है, सीधे रितिका सारस्वत मेरी एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ गई हैं। रितिका, क्या कहेंगी कश्मीर में जो हुआ उसको आप कैसे देखती हैं, और मेरे पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट बैठे हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं बस यही उनको अपनी तरफ से कन्वे करना चाहती हूँ कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये कुछ भी पॉलिटिकल रिलेटेड नहीं है। ये बस जो भी पाकिस्तान में लोगों को कश्मीर और जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं उनकी पीस को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। वहाँ पर ब्रदरहुड की फीलिंग को ख़त्म करने के लिए इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कैसे पीस बनी हुई है हमारी कंट्री में, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स लोग कैसे एक साथ रह रहे हैं। तो मैं बस इनको यही सीधे आरिफ अब्बासी साहब के पास यही सवाल ले चलता हूँ। आरिफ अब्बासी साहब, जैसा मैंने कहा, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, और हर आतंकवादी घटना का पाकिस्तान से कनेक्शन क्यों होता है? आरिफ अब्बासी साहब, ये भी बता दीजिए मुझे थोड़ा।
जैसे आज की श्रीनगर की घटना का। आपकी सोच हो सकती है दीपक, इस टाइम ये पाकिस्तान की हकीकत है आरिफ अब्बासी साहब, ये पाकिस्तान की हकीकत है। आपके कहने से नहीं, आपके कहने से हकीकत नहीं बन जाती, ये दुनिया जानती है। इंडिया के अंदर जिस किस्म की अफरा तफरी बनी हुई है, आप लोग को चाहिए कि अपने मसाइल पे प्रोग्राम करें। आप लोगों ने सर हम अपने मसाइल पे ही प्रोग्राम करते हैं, पर प्रॉब्लम है ना हमारे पड़ोस में एक साजिश करता बैठा हुआ है पाकिस्तान, जिसका दुनिया की हर आतंकवादी घटना से कनेक्शन है, और वो वहां पर इस्लामिक टेररिज्म फैलाना चाहता है। तो हम क्या करें? उस पाकिस्तान का कुछ तो करना होगा ना। मेरी बात सुनो, आप कुछ ना करो, मेरी बात सुन लो। पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि हम किसी के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते। तो यूएन में कश्मीर पे क्यों बोल रहे थे इमरान खान, बता दीजिए ना। कश्मीर तो हमारा इंटरनल मामला है, यूएन में क्यों भाषण दे रहे थे कश्मीर पर? 370 हटा दिया, हाय 35 से हट गया, हाय क्यों बोल रहे थे इमरान खान? कश्मीर कानूनी तौर पे इंडिया का हिस्सा नहीं है। एक तो अंदरूनी पॉलिसी पे आप बोलते नहीं है, दूसरा कश्मीर आपका हिस्सा हो गया। किस दुनिया में जीते आरिफ अब्बासी साहब आप? अभी पलट गए अपनी बात से, अभी पलट गए अपनी बात से। अभी तो हमको गिलगित बाल्टिस्तान लेना है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना है। बरे सगीर तकसीम बरे सगीर का एजेंडा अभी तक नामुमकिन है। भूल जाइए कश्मीर अब। ये सोचिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कैसे है, कश्मीर कैसे आएगा भारत के पास। सुशील पंडित जी हमने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया ना। आरिफ अब्बासी साहब अपनी बात नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि हर आतंकवादी घटना का पाकिस्तान से संबंध है। नहीं, आप मुझे ये बताएं, बरे सगीर में मख्ती बानी किसने बनाई? मख्ती बानी के पीछे कौन था? पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? अरे हमने आपके 2 टुकड़े किए भाई, हम तो ठोक कर बोलते हैं। क्यों मार रहे थे बांग्लादेशियों को? क्यों सेकंड क्लास सिटीजन बता रहे थे? पंडित जी बता दीजिए इनको क्यों बनाई हमने बांग्लादेश, बताइए कैसे हो गए इनके 2 टुकड़े, भी बता दीजिए। नहीं, ये कुछ मुझे पढ़े लिखे लोग दिखाई दे रहे हैं दीपक जी पाकिस्तान से जो आए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं इन्हें बताऊं कि एक हमीदुर रहमान रिपोर्ट है जो पाकिस्तान ने खुद 1971 के वाक़यात के ऊपर लिखी है। उस पर जरा गौर से पढ़ लें, रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ी हुई है। हाँ, उसी रिपोर्ट को पढ़ लें और उसमें पता चलेगा आपको कि भुट्टो और याहिया खान ने ऐसा क्या किया था मुजीबुर रहमान के साथ कि आपका ये जो मशरिकी हिस्सा है वो टूट के एक नया मुल्क बन गया। उसमें टिक्का खान ने क्या किया था उसी मशरिकी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में, कि 1971 में दीपक भाई यूनाइटेड नेशंस को वहां अबॉर्शन क्लिनिक्स चलाने पड़े थे और 35,000 नए बच्चों को गोद देना पड़ा था दुनिया भर में। यह हाल किया था इन्होंने अपने ही ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। टिक्का खान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान से आपको इतनी नफरत है तो मैं बंगालियों की कोख से एक पाकिस्तानी नस्ल पैदा करके दिखाऊंगा। यह टिक्का खान ने कहा था। यह करता है पाकिस्तान। और जब ये फारिग हुआ उस ईस्ट पाकिस्तान से, तो इस टिक्का खान को बलोचियों के ऊपर भेड़िए की तरह छोड़ दिया गया था। ये मक्ती बानी के ये तारीफ हिस्ट्री में जाएंगे, बड़ा कुछ निकल आएगा। बहुत हिस्ट्री के बाद तो आरिफ अब्बासी साहब ने शुरू की ना, महत खान साहब। आरिफ अब्बासी साहब अब जवाब तो सुन लीजिए सुशील पंडित का। हिस्ट्री की बात आरिफ अब्बासी साहब ने मुक्ति वाहिनी की बात की है। सुशील पंडित जी बोलिए आप। अभी वो हमने नहीं लिखी है, वो आपके मुल्क में आप ही के लोगों ने, दानिश्वरों ने वो रिपोर्ट लिखी है। उस पर गौर कीजिए, होश के नाखून कीजिए, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जब तक आप बात मगर उन गलतियों का फायदा आपने पूरा उठाया, आपने उसमें अपना पूरा हाथ डाला क्योंकि आपके फायदे में था। यही बात तो मैं कर रहा हूँ। आज जब पाकिस्तान पे आप इल्जाम लगाते हैं तो सोचा करें, शायद पाकिस्तान ने भी ऐसे ही सोचा हो। उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो आपने सिखों के साथ किया, जो आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, आपको अंदाजा है? एक मिनट सिखों के साथ क्या किया महत अली साहब? ये आरपी सिंह साहब बैठे हुए हैं, नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन। सिखों के साथ क्या किया? आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। आरपी सिंह साहब, ये सिखों को कहाँ बीच में ले आए? मुझे तो नहीं भूला।
अरे सुनो, मैं बताता हूँ आपको सिखों की बात बताता हूँ। हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना। इमरान खान सलवार कमीज पहनते हैं, उनके दादा परदादा ने सलवार कमीज पहनी शुरू करी थी हरि सिंह नलवा के डर से। वो डर और खौफ अपने दिमाग में रखना सिखों का, वो डर और खौफ अपने दिमाग में रखना। हरकत करोगे तो वापस नहीं होता है नलवा जैसा। पिछली बार सलवार कमीज की थी, उससे आपके जैसे नहीं है, जिस तरह के आप हैं। इमरान खान के दादा परदादा को सलवार कमीज पहना दी थी हमने। हमें मजबूर मत करना। आपके पीछे मुझे कमल का फूल नजर आ रहा है। आपकी वो सरकार आपके पीछे मुझे कमल का फूल नजर आ रहा है भाई। आपको कम्युनिटी नहीं ऑन करती होगी। क्या दिक्कत है? मैं भारतीय जनता पार्टी का कम्युनिटी नहीं ऑन करती होगी। दिक्कत है? और मैं जो बात कर रहा हूँ याद रखना मेरी बात का। वो जो कल हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना। हर सीट में हरि सिंह नलवा है। भाई चीखने से कुछ नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा डर था हरि सिंह नलवा का। वो डर अपने दिमाग में रखना, खैबर अपने जहनो जान में रखना छोड़ दो भाई। वापस से सिखों का दिमाग में खराब हो। बैंड बजा देंगे हमारे दिमाग में आ गई तो हम पाकिस्तान की ईट से ईट बजा देंगे। अभी बात गिलगित बल्तिस्तान के कर दे, बैंड बजा देंगे आप लोगों का, आपको पता ही नहीं है। अरे तुम्हारा बैंड बजा देंगे, तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हारे को बजने वाला है, तुम्हारे को गलतफहमी है। खामखा बातें कर रहे हो, तुम तो कम्युनिटी के नहीं हो। पूरे तुम जाके लखनपुर में कोई सिख ऐसा नहीं है देश के साथ है। यहाँ का मुसलमान भी भारत के साथ है, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारे देश की तरह। और मेरा जवाब वापस समझ लेना जो कह रहा हूँ। हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना। पूछना अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से पूछना कि उनके तंबे गीले क्यों होते थे, उनके तंबे गीले क्यों होते थे। मैं दोनों को रोकूंगा। अभी एक और खबर आ रही है, श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप के पास ग्रेनेड हमला। क्यों आतंकवादी ये हरकत कर रहे हैं, क्या फ्रस्ट्रेशन पे, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले अजय कुमार मेरे एक दर्शक गोरखपुर से जुड़ गए हैं। अजय, क्या कहेंगे श्रीनगर में जो टारगेटेड किलिंग हो रही है उस पर? क्योंकि आज जो हमारी गवर्नमेंट जो टेररिस्ट के अगेंस्ट जो स्टेप उठा रही है, आई थिंक वो बहुत ही पॉजिटिव है। आज हमारी आर्मी भी बहुत ही फ्रीली वर्क भी कर रही है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आरजू मैडम से, पाकिस्तान की पैनलिस्ट हैं, क्या यही है जिहाद, किसी मासूम को मारना? क्या यही जिहाद है? क्या आप इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? या आखिर आतंकवाद कब तक, ये मासूमों की हत्या कब तक? आज जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सभी इस चीज को समझ रहे हैं और वो राइट और दे आर नोइंग नाउ, दे आर कमिंग टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा, क्या मासूमों को मारना ही जिहाद है? आगे की बहस इसी सवाल से शुरू होगी ब्रेक के बाद।